तो फ्रेंड्स, कैसे चल रही है एग्ज़ाम्स की तैयारी। देखिए, एग्ज़ाम्स आपका करीब 2 से ढाई महीने में अब होने वाला है। तो अब अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। आपको जो भी सेट्स प्रोवाइड कराई जा रही है उनको अच्छे तरीके से एनालाइज़ कीजिए और ख़ुद से कोशिश कीजिए कि फ्रेंड्स जितना से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन आप कर पाओ। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। सेट नंबर 24 है हमारा, 50 MCQ देखने वाले हैं। बताइएगा कितना आप स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी। पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य, हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि लोसांग उत्सव मनाया जाता है। लोसांग उत्सव मनाया जाता है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, सिक्किम में, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन से कि कोशिका में प्रवेश करने वाली बाह्य सामग्री जैसे बैक्टीरिया या फिर भोजन, साथ ही पुराने ऑर्गेनल्स कहाँ समाप्त होते हैं। ये समाप्त हो जाते हैं, जाकर के नष्ट हो जाते हैं लाइसोसोम में, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, लाइसोसोम अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो डी डुबे नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1955 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ठीक है, लाइसोसोम को अक्सर क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जानते हैं। लाइसोसोम को जानते हैं। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पाचन करना होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पाचन करना, सबसे सिंपल सी भाषा में अगर कहें तो पाचन करना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए और दोनों में से पढ़ करके बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि सूरदास जिन्होंने अपने सूर सागर के माध्यम से कृष्ण भक्ति पंथ को लोकप्रिय बनाया और ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स लिखे गए सभी के सभी सही है। तो यहाँ पे देखिए 2-3 चीज़ें मिल जाती है। सूर सागर के रचयिता कौन है? सूरदास। ठीक है, और सूरसागर के माध्यम से कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति पंथ को जो कि लोकप्रिय इन्होंने बनाया और ये किसके शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो ये ध्यान रखिएगा। सेकंड पॉइंट है कि गौड़ीय वैष्णववाद के सबसे बड़े संत चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति पंथ को कीर्तन के माध्यम से बढ़ावा दिया। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स यहाँ पे सही हो जाता है, इस वजह से ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। 1 और 2 दोनों सही है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए, चारों को अच्छे तरीके से पढ़िए और बताइए कि क्या सही होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें राइट आंसर की, तो आपको पता है फ्रेंड्स यहाँ पे बात की जा रही है ग्रुप ओ, और ग्रुप ओ को हम लोग क्या जानते हैं? ग्रुप ओ को हम लोग डोनर के रूप में जानते हैं, यानी कि किसी को भी वो रक्त दे सकता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर जिसको कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रेंड्स, और ये इसमें कौन सा होता है, पॉजिटिव या निगेटिव? तो आपको ध्यान रखना है कि जो ओ निगेटिव होता है वो किसी को भी रक्त दे सकता है। तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं ऑप्शन सी कि ओ निगेटिव को सभी रक्त समूह के मरीजों को ट्रांसफ्यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद है, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो अपने इस ऑनलाइन स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए ताकि रोज़ाना आपको इस तरह की अपडेट्स मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक वाटर फीवर निम्न में से किस बीमारी से संबंधित है। ब्लैक वाटर फीवर निम्न में से किस बीमारी से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मलेरिया से संबंधित है। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ब्लैक वाटर फीवर जिसे मलेरिया और क्या कहते हैं, मलेरिया हीमोग्लोबिनूरिया, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, भी कहा जाता है। मलेरिया की अभी तक की सबसे ये खतरनाक जटिलताओं में से एक है। यह विशेष रूप से परजीवी जो कि प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, ये आपको याद रखना। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि डेंगू किसके कारण होता है और मलेरिया किसके कारण होता है। तो मलेरिया हमेशा याद रखेगा परजीवी के कारण, जबकि डेंगू जो होता है वो वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट कि निम्नलिखित में से क्या नीली हरित शैवाल की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन सी। देखिए इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, ये पॉइंट्स गलत कह रहा है। यहाँ पे बात अगर हम लोग शैवाल की कर रहे हैं तो आपको पता है कि शैवाल की कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, सॉरी सेलुलोज की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाई जाती, ये पॉइंट्स यहाँ पे गलत कह रहा है, सी को हम टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कमरे में लगा हुआ जो AC होता है क्या नियंत्रित करता है। वातानुकूलन जो इसको कहते हैं AC को, एयर कंडीशनर, तो ये क्या नियंत्रित करता है? तो आर्द्रता के साथ साथ तापमान को भी नियंत्रित करता है। डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन कि हर्षवर्धन के सैन्य विजयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। हर्षवर्धन के सैन्य विजयों के संबंध में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सही है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, पहला पॉइंट से कि हर्ष ने बल्लभी के ध्रुवसेन द्वितीय
से युद्ध किया और उसे पराजित किया था, बिल्कुल सही। और सेकंड पॉइंट है कि चालुक्य नरेश पुलकेशिन जो द्वितीय हैं उसने हर्षवर्धन को हराया था, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों सही होने की वजह से ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील विद्रोह या फिर नील सत्याग्रह जो कि 1917 से संबंधित था, बताइए कि क्या था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि फ्रेंड्स अंग्रेजों द्वारा कह सकते हैं कि नील उत्पादन कृषकों को 3 कट्ठिया प्रथा के विरुद्ध ही चलाया गया था, ठीक है। 20 कट्ठे में से कह रहे थे कि 3 कट्ठा पर नील की खेती करने के लिए, तो इसी के विरोध में ये चलाया गया था चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट वन, मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है, तो मलेरिया रोग की वाहक की बात करें तो एनाफिलीज मच्छर, ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सा अनुच्छेद संसद को 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है, तो 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 85 ये कहता है कि किसी भी 2 अधिवेशन के बीच का अंतराल जो होना चाहिए वो 6 माह होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। ध्यान दीजिएगा 85 आर्टिकल के तहत ही लोकसभा को भंग किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये ध्यान रखेंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 जो कि 368 में दिया गया, और ये हम कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि पंचायती राज योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया था, अभिगम पत्र किसने तैयार किया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डीपी धर, ठीक है, डीपी धर टिक करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, ध्यान से पढ़िएगा, गलत है। देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं, पहला पॉइंट है कि अलाउद्दीन ने घोड़े की पहचान जो कि दाग कह सकते हैं और हुलिया, दोनों के दोनों सही है, सैनिकों के हुलिया का ब्यौरा तैयार करने की प्रथा शुरू की थी, बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो अलाउद्दीन ने अनाथों और विधवाओं की देखरेख के लिए दीवाने खैरात नाम का एक नया विभाग बनाया था, ये पॉइंट्स गलत है, क्योंकि दीवाने खैरात की स्थापना जो की गई थी फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो गलत यहाँ पे बताना था, तो गलत क्या है, सेकंड पॉइंट्स जो कि गलत है, इस वजह से ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वन देखिए। अगला पॉइंट्स कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया था। ये क्वेश्चन हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से आप टिक करेंगे ऑप्शन सी को, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाया गया मौलिक अधिकार की सूची से। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी, जो कि वर्तमान में 6 है। और अगर आपसे पूछ ले कि किसके सरकार में हटाया गया था, तो मोरारजी देसाई के सरकार में ये हटाया गया था, ठीक है। और अब ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता, तो 300 के क के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट वन की भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था, तो ध्यान दीजिएगा भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जयप्रकाश नारायण, ठीक है। साथ ही साथ जयप्रकाश नारायण जी ने और भी कुछ बातें कही थी, यहाँ पे इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मूल्य उद्देश्य क्या है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि भाग 4 में 36 से 51 तक वर्णन किया गया, और ये कह सकते हैं कि आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया था, और इसमें जो बात की गई सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की, सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 2 पॉइंट्स दिए गए, दोनों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। पहला पॉइंट्स कह रहा है कि रक्त में श्वेत रक्त कोशिका हो, यानी कि जो WBC होता है, जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं से लड़ता है, बिल्कुल सही है कि हमारे शरीर में जो कि एक कह सकते हैं रक्षा प्रणाली की तरह कार्य करता है WBC, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि रक्त में एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है, जिसे हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों के दोनों सही होने की वजह से यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट वन देखिए। अगला पॉइंट्स कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे। भारत में डाक टिकट की स्टार्टिंग की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। भारत में ट्रेन स्टार्ट करने की भी इन्हीं को माना जाता है, कह सकते हैं कि रेलवे का जनक कह सकते हैं लॉर्ड डलहौजी को। नेक्स्ट वन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। एक्चुअली यहाँ पे सफल नहीं सकल होना चाहिए था, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। तो
ध्यान देंगे फ्रेंड्स, जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान करता है तृतीयक क्षेत्र, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र के रूप में जानते हैं। और सबसे ज़्यादा कार्यरत जो है लोग कहाँ पे, तो प्राथमिक क्षेत्र में, ये ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चिरस्थायी बंदोबस्त, यानी कि जिसको हम लोग परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, 1793 के अंतर्गत ज़मींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक ज़मींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण क्या था? ये क्वेश्चन इतना बार पूछा गया है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत बार इसको रिपीट हम लोगों ने भी किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि ज़मींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इस वजह से ऐसा नहीं किया गया। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन क्या है कि जब एक देश अपनी अति उत्पादन से छुटकारा पाने के लिए, ठीक है, दूसरे देश में अपना माल बहुत नीची कीमतों पर बेचता है और उस हानि को अपने देश में ऊंची कीमत लेकर के पूरी करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग राशिपातन कहते हैं। ठीक है, राशिपातन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला प्रश्न है कि शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था किस रूप में? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कह सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, ठीक है, रियायतों के लिए ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला प्रश्न है कि किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ये बात किसने विचार किया था? तो कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी कब? एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो आयात निर्यात बैंक जिसको कहते हैं, 1982। ठीक है, 1982 ऑप्शन डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एशिया का प्रथम निर्यात प्रक्रमण क्षेत्र जो कि स्थापित किया गया था? प्रक्रमण क्षेत्र स्थापित किया गया था कहाँ पे? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कांडला में। ध्यान दीजिएगा, कांडला। नेक्स्ट वन है, कह रहा है कि आइसलैंड की मुद्रा क्या है? आइसलैंड की मुद्रा क्या है? सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आइसलैंड की राजधानी क्या होती है? तो रिकजेविक याद रखिएगा, आइसलैंड की राजधानी रिकजेविक, और इसकी जो मुद्रा होती है क्रोना होता है। ठीक है, क्रोना। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन मिट्टी में नाइट्रोजन यौगीकरण को प्रेरित करता है? नाइट्रोजन यौगीकरण को प्रेरित करता है कौन? और उसको हम कह सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक करके जीवाणु। ठीक है, जीवाणु। अगला प्रश्न कि उत्तर भारत में रहने वाले भारतीय ऋषि 3री शताब्दी में कामसूत्र का मूल रूप से संकलन किसके द्वारा किया गया था? यानी कामसूत्र का मूल रूप से संकलन जो किसके द्वारा किया गया था, बताइए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। वत्स्यायन आपको याद रखना है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो हम ये कहते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा? अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन देखिए, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, और इन्होंने ही कह सकते हैं कि भारत में सर्वप्रथम व्यापार संबंध स्थापित किए थे। ओके, नेक्स्ट वन, मान सेवा पुरस्कार किसकी स्मृति में स्थापित किया गया? मान सेवा पुरस्कार किसकी स्मृति में जो कि स्थापित किया गया था, बताइए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, राजीव गांधी। ठीक है फ्रेंड्स, राजीव गांधी, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत का संबंध किससे है? सेफ्टी वाल्व, तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से, ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन कारकों पर दो तत्वों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य निर्भर करता है? तो ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल बताइए कि किन पर निर्भर करता है, किन कारकों पर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें गुरुत्वाकर्षण का जो फॉर्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल का, वो हम यूज़ करते हैं। तो आपको पता है कि फोर्स इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, जो कैपिटल जी होता है जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, इसको साइड में रखते हैं फिलहाल m1 m2, और बटा में क्या होता है r²। ठीक है, यानी अगर हम इसको थोड़ा सा हटाएं और इसको देखें तो ये द्रव्यमान पर, दो वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। तो द्रव्यमान और दूरी पर डिपेंड करता है, उनके वेग से कोई मतलब नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट वन देखिए क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि जियोट्रॉपिज्म क्या है? बताइए कि जियोट्रॉपिज्म क्या है? तो जियोट्रॉपिज्म में कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के प्रतिक्रिया के रूप में
पौधों की वृद्धि को कहते हैं जियोट्रॉपिज्म, ठीक है, जियोट्रॉपिज्म। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, पौधे के विकास के लिए मिट्टी की पीएच की कितनी अनुमानित मात्रा सबसे अनुकूल मानी जाती है? पौधे के विकास के लिए मिट्टी का जो पीएच वैल्यू होना चाहिए वो अनुमानित कितना होना चाहिए सबसे अनुकूल माना जाता है, बेस्ट माना जाता है? 5.5 से लेकर के 7.5 के बीच, ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन देखिए कि हिमालय किस क्षेत्रीय विभाजन में काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि क्षेत्रीय विभाजन जो हिमालय का किया गया, तो काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय पड़ता है? देखिए काली और तीस्ता, सबसे पहले हम अच्छे तरीके से समझते हैं। पंजाब हिमालय की बात करें तो ध्यान रखिएगा, पंजाब हिमालय जो सिंधु और सतलज के बीच, ठीक है, सिंधु और सतलज के बीच, तो ये पॉइंट्स हमारा कट गया। नेपाल हिमालय की बात करें, देखिए इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो पंजाब के बाद हमारा आता है कुमाऊं हिमालय, ठीक है। कुमाऊं हिमालय की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत क्या आता है? सतलज और काली, ठीक है, सतलज और काली, तो ये पॉइंट्स भी गलत हो गया, काली तो आ रहा है लेकिन सतलज इसमें आ रहा है। उसके बाद आता है हमारा नेपाल हिमालय, थर्ड नंबर पे नेपाल हिमालय कह सकते हैं, और नेपाल हिमालय है जो काली और तीस्ता के मध्य, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। जबकि असम हिमालय की बात करें तो तीस्ता और दिहांग, या फिर कह सकते हैं कि तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखिए, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दोहाब कहते हैं, ठीक है, दोहाब, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मंगल ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह को और अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग लाल ग्रह के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, लाल ग्रह। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह के दो उपग्रह होते हैं जिनको हम लोग फोबोस और डिमोस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, डिमोस और फोबोस कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है कि सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, और वो कौन सा है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कब किया गया था? तो हम कह सकते हैं कि 61वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत ये किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इसका संबंध किस अनुच्छेद के है? तो 326, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? विधानसभा में, ध्यान दीजिएगा, विधानसभा में कोई धन विधेयक किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, और वो है राज्यपाल, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, और कह सकते हैं कि पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया था 1993 में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया भी जाता है। 24 अप्रैल 1993 से ये प्रभावी हो गया था, इस वजह से प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज प्रणाली दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और वर्तमान में जो कि किस स्तर पर है? तो त्रिस्तरीय है। और त्रिस्तरीय का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन किया गया था किस 1957 में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जबकि अशोक मेहता समिति ने इसी को 2 स्तरीय रूप में बात कही गई थी, और वो गठन किया गया था अशोक मेहता 1977। ये दोनों अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए फिलहाल देखिए क्या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद निम्नलिखित में से संबंधित है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर कह सकते हैं कि भाग 4 के क में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम बात करें तो 51 का ए आता है, 51 के क इसके अंतर्गत है मूल कर्तव्य। और ये किस देश के ग्रहण किया गया था? तो पूर्व सोवियत संघ, जिसको हम लोग वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन कह सकते हैं ऑप्शन डी, यानी कि माउंटबेटन योजना के तहत, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तो एक तरफ आंदोलन है, दूसरा सत्याग्रह है, तो बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच किया गया? तो ऊपर में ऑलरेडी देख चुके थे, चंपारण सत्याग्रह से महात्मा गांधी संबंधित है, बिल्कुल सही है। अहमदाबाद मिल श्रमिक के साथ यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर भी महात्मा गांधी ही होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट की खेड़ा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल, ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और थर्ड तो यहाँ पे सही है, इस वजह से ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ विद्रोह है और दूसरी तरफ क्षेत्र है, तो कौन किसके साथ सही तरीके से मैच कर रहा है? मोपला विद्रोह किसके साथ? केरल के साथ, बिल्कुल सही।
पवना विद्रोह की बात करें तो ये बंगाल के साथ होगा, ये भी आपको याद रखना है, पवना विद्रोह बंगाल के साथ, यानी कि बी का 3 के साथ मैच होना चाहिए। ए का फर्स्ट और बी का 3 कहाँ पे मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन से, तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। भारतीय दंड संहिता के अनुसार ऐसा कार्य जो अपराध है उस कार्य को करने के बाद भी अपराधी को निर्दोष समझा जाएगा, बताइए किस कंडीशन में। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, उपरोक्त सभी, इन सभी कारणों की वजह से उसको निर्दोष ही समझा जाएगा। तो बाकी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए नेक्स्ट वन कह रहा है कि कह सकते हैं मुन्नी खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य का वाद किससे संबंधित है। मुन्नी खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य का वाद किससे संबंधित है। तो इसका संबंध हो जाता है आत्मरक्षा का अधिकार। ठीक है, आत्मरक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 50 MCQ को कवर किया। आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम पर मिलती रहे। और आज मैं क्यूज का क्वेश्चन इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, कि अब आगे से करूँगा भी नहीं, क्योंकि आप लोग देखते वीडियो करीब 1400 लोग हो और जो कमेंट्स क्वेश्चंस पूछा जाता है उसमें से 5 से 7 क्वेश्चंस 7 लोगों का ही कमेंट्स रहता है। इस वजह से मैं क्यूज का क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आपको दूंगा ही नहीं। ऑलरेडी आपको 50 क्वेश्चन दिए जा चुके हैं, एक क्वेश्चन में आपको कौन सा कुछ होने वाला है। तो चलिए कोई नहीं, फिलहाल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।